नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। पिछले 2-3 दिनों से मायावती जी सुर्खियों में बनी हुई हैं। उसका कारण यही है कि सबके जहन में एक ही सवाल आ रहा है कि इस बार मायावती जी किसके साथ इलेक्शन लड़ने जा रही हैं आने वाले लोकसभा का। और इसी वजह से इतनी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो मायावती जी के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। वो या तो अपने आप को बचा सकती हैं या फिर अपनी पार्टी को। अगर उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और अकेले चुनाव लड़ा तो उनकी पार्टी एक तरह से खत्म हो जाएगी, ऐसे संकेत डेटा भी दे रहा है। और अगर उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ दिया तो उनकी पार्टी तो बचेगी ही, अच्छा भी करेगी, लेकिन उनके ऊपर बीजेपी क्या करेगी ये शायद बीजेपी ही जानती है और शायद मायावती भी जानती हैं। अब जितनी सारी अटकलें और र्यूमर्स आजकल चल रही हैं उसमें से एक बात ये भी बताई जा रही है कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी और इंडिया गठबंधन उनको अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक मास्टर स्ट्रोक होगा जिससे मायावती खुद भी बच जाएंगी और उनकी पार्टी भी बच जाएगी। तो चलिए देखते हैं डेटा क्या कहता है। जिन प्रश्नों का सभी लोग जवाब ढूंढ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, क्या मायावती जी 2024 का लोकसभा इलेक्शन अकेले लड़ेंगी? दूसरे, क्या वो एनडीए ज्वाइन कर सकती हैं? तीसरा क्वेश्चन, क्या बीएसपी इंडिया अलायंस के साथ जाएगी? और चौथी बात जिसका मैं आज इस एपिसोड में जिक्र करूंगा कि बीएसपी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है दोनों बीजेपी और इंडिया अलायंस के लिए। हालांकि कल ही मायावती जी ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि बीएसपी आने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले ही लड़ने जा रही है। अब ये तो मायावती जी का स्टेटमेंट है, इसको फेस वैल्यू पर लेकर वहीं छोड़ देना चाहिए। हो सकता है वो सही भी बोल रही हो, लेकिन इधर कुछ अलग इंडिकेशंस हैं जिससे ये लग रहा है कि अभी कहानी बाकी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पार्टी ने अभी उत्तर प्रदेश में अपनी कैंडिडेट लिस्ट पूरी तरह से जारी नहीं की है। 10, 20, 30 सीट्स इधर उधर पार्टीज ने जरूर रिलीज की हैं, लेकिन हर कोई एक दूसरे का इंतजार कर रहा है कि कब दूसरी पार्टी रिलीज करे और उसको देखकर फिर वो खुद रिलीज करेंगे। बीएसपी ने भी अभी तक कोई भी कैंडिडेट अपना डिक्लेयर नहीं किया है। चुनाव की घोषणा होने में मेरे ख्याल से बस 2-4 दिन ही रह गए हैं। बहुजन समाज पार्टी लगभग 40 साल पुरानी पार्टी है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम जी ने की थी। कांशीराम जी का देहांत 9 अक्टूबर 2006 को हो गया था, एक लंबे अरसे की बीमारी के बाद। अगर आप सोचते हैं बीएसपी बहुत बड़ी पार्टी है ऑल इंडिया लेवल पर, तो थोड़ा सा ये डेटा देख लीजिए। लोकसभा में बीएसपी के 8 सदस्य हैं, 543 मेंबर्स की लोकसभा होती है। राज्यसभा में केवल 1 सदस्य है, 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सारे देश में मिला के 4036 सीट्स हैं, उसमें से केवल 5 सीट्स बीएसपी की हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल इंडिया लेवल पर 426 सीट्स हैं, उसमें भी एक ही सदस्य बीएसपी का है। हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सबको मिला दें तो लगभग 5200 से ज्यादा सदस्य हैं। उसमें से बीएसपी के केवल 15 सदस्य हैं। तो ऐसी क्या खास बात है कि एक छोटी सी पार्टी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको दी जा रही है? आज का एपिसोड इसी के बारे में। बीएसपी कुछ ऐसा मानती है कि वे बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सोशल जस्टिस और सोशल इक्वालिटी की उनकी आइडियोलॉजी है, लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनके पास
सदस्य तो बहुत ही कम रह गए। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक भी करिए। धन्यवाद। एक चीज मैं आप सब लोगों को बता दूं कि भले ही बहुजन समाज पार्टी के पास सदस्य बहुत कम है, लेकिन ये हमारे देश में चौथे नंबर की पार्टी है। ये डेटा 2019 लोकसभा का है। सबसे ऊपर बीजेपी है, 2 नंबर पर कांग्रेस है, तीसरे पर तृणमूल कांग्रेस है जिसका 4% के करीब वोट शेयर था, और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी 3.62% का इनका वोट शेयर था। उसके नीचे फिर समाजवादी पार्टी 2.55 और बाकी अन्य पार्टियां फिर आती हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग ग्राफ है। इसमें मैंने दिखाया है 1991 से लेकर 2019 तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीएसपी की ये परफॉर्मेंस है। सबसे नीचे जो पिंक कलर में है वो कितनी सीट्स बीएसपी जीतती आई है। ये अगर आप देखेंगे तो काफी कम है। 1991 में 4 से शुरू हुई, 96 में 11, सबसे ज्यादा सीट्स मिली 2009 में 21 और पिछले इलेक्शन में 10। हरे रंग की बाज में ये दिखाया मैंने कितनी सीट्स इन्होंने कंटेस्ट की हैं। तो कंटेस्ट करने में बीएसपी कभी भी पीछे नहीं रही है। हमारे यहाँ 543 लोकसभा सीट्स हैं, तो आधे से ज्यादा तो ये एवरेज कंटेस्ट करते ही आए हैं। 2004 के बाद लगभग 500 सीट्स पर भी बीएसपी ने कंटेस्ट किया है। 2014 में 503 सीट पर कंटेस्ट किया और एक भी जगह बीएसपी जीती नहीं थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 84 सीट्स लोकसभा में रिजर्व्ड हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट्स रिजर्व्ड है शेड्यूल ट्राइब के लिए। टोटल 131 सीट रिजर्व्ड हैं 543 में से। अब कहने को बीएसपी एक नेशनल पार्टी है, लेकिन इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन ज्यादातर उत्तर प्रदेश ही रहा है। 1991 से अगर आप देखेंगे जब इन्होंने 4 सीट्स जीती थी तो एमपी में 1, पंजाब में 1 और यूपी में 1। उसके बाद 96 में यूपी में 6, पंजाब में 3, एमपी में 2 और 99 के बाद आते ही ये ज्यादातर यूपी में ही ऑपरेट कर रहे हैं। 2009 में जब सबसे ज्यादा सीट्स आई थी तो 20 यूपी में आई थी और 1 मध्य प्रदेश में। आप लोगों को पता ही होगा कि कांशी राम जी पंजाब से आते थे, तो जब तक वो इंचार्ज रहे तब तक वो एक आध सीट पंजाब में जीत जाते थे। लेकिन जब से मायावती जी आई हैं पंजाब का फोकस एक तरह से खत्म हो गया। बीएसपी अगर पंजाब से निकल आई है तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। वो इसलिए कि पंजाब की शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन लगभग 32% है। हमारे देश का एवरेज 16.5% है। तो पंजाब में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन बाकी देश से डबल है और वहां पर अगर बीएसपी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही तो ये उनके लिए एक चिंताजनक बात है। एक और खास बात है मायावती जी की। इन्होंने कभी भी लोकसभा चुनाव किसी भी बड़े दल के साथ मिलकर नहीं लड़ा है। कभी बीजेपी के साथ आपने नहीं सुना होगा ये गए, या कांग्रेस के साथ नहीं गए। केवल पिछले चुनाव में बीएसपी ने एसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था जहां पे इनको काफी सफलता मिली थी। और उसके बाद ये छोटी छोटी रीजनल पार्टी के साथ ये गठबंधन करती हैं, जैसे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ किया और इंडियन नेशनल लोक दल के साथ आजकल है। तेलंगाना में इन्होंने अभी डिक्लेयर किया है कि ये बीआरएस के साथ मिलकर तेलंगाना में चुनाव लड़ेंगी। अब थोड़ा सा डेटा मैं आपको दिखाऊंगा कि बीएसपी की परफॉर्मेंस स्टेट असेंबली चुनावों में कैसी रही है। बहुत जल्दी से मैं आपको बता दूं कि मैंने ये डेटा एनालाइज कैसे किया है। मैंने सारी स्टेट्स कवर की हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर यूपी और मध्य प्रदेश का डेटा दिखा रहा हूँ। पूरा डेटा इनका बीएसपी का जिस भी साल में इलेक्शन लड़ा है वो पूरा डेटा मैंने लिया है। कितनी सीट्स पे कंटेस्ट किया, कितनी उन्होंने जीती और क्या वोट शेयर रहा। इसमें मैक्सिमम वोट शेयर किस सन में रहा वो मैंने नोट किया है। जैसे यहाँ पर 2007 में बीएसपी का 30.4% वोट शेयर था, जो पूरा जब से इलेक्शन लड़े हैं उसमें से ये मैक्सिमम था। 206 सीट्स आई थी। पिछले इलेक्शन में इनकी क्या परफॉर्मेंस थी वो भी नोट किया है
और फिर मैंने एवरेज वोट शेयर लिया है, जितने भी 7, 8, 10 जितने भी इलेक्शन लड़े उसमें इनका एवरेज कितना आया है। यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी इसी तरह मैंने दिखाया। 2008 में मैक्सिमम वोट शेयर आया लगभग 9% का, सीट केवल इनकी 7 ही आई 230 में से। सबसे पहले अब मैं डेटा समरी दिखाऊंगा हिंदी बेल्ट के रीजन की। सबसे पहले देखते हैं कि बीएसपी का मैक्सिमम वोट शेयर किस साल में आया था हिंदी बेल्ट की स्टेट्स में। हिंदी बेल्ट की स्टेट्स हैं यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो जैसा मैंने अभी बताया, यूपी में 2007 में सबसे ज्यादा वोट शेयर आया था 30.43%। उत्तराखंड में 2012 में लगभग 12.1%। राजस्थान 2008 में 7.6%। एमपी 2008 लगभग 9%। तो इसी तरह ये सारे फिगर्स हैं। एक और नोट करने वाली जगह है, 2008 में दिल्ली में परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, 14.05% इनका वोट शेयर आया था। बाकी सब स्टेट्स में 4 से 6%, झारखंड में सबसे कम 2.5% के आसपास। तो इस ग्राफ से एक बात बड़े सीधे सीधे पता चलती है कि बीएसपी की पीक परफॉर्मेंस 2007 के आसपास थी और आज उस चीज को लगभग 16-17 साल हो चुके हैं। और एवरेज वोट शेयर बीएसपी का सबसे ज्यादा 18.2% यूपी में, उसके बाद उत्तराखंड में 9.3, उसके बाद मध्य प्रदेश लगभग 6%, हरियाणा 4.8, दिल्ली 4.8, ये सब बराबर ही हैं। छत्तीसगढ़ भी 4 के आसपास। सबसे कम रहा है बिहार और झारखंड में और फिर राजस्थान में। और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे कि पिछले इलेक्शन में कितने इनको वोट्स आए, तो अगर आप देखेंगे ये उस फिगर से बहुत कम है। उत्तर प्रदेश पर ध्यान दीजिए, एवरेज 18 के ऊपर था, पिछले इलेक्शन में लगभग 13%। उत्तराखंड एवरेज परफॉर्मेंस 9.3% थी, ये घटकर 4.8 हो गई है। इसी तरह राजस्थान 3% एवरेज रहा है, पिछले इलेक्शन में 1.8। तो लगभग सभी स्टेट्स में नॉर्दर्न बेल्ट में बीएसपी की परफॉर्मेंस गिरती आ रही है 2008 के बाद, और पिछले इलेक्शन में ये इनका वोट शेयर बहुत कम हो गया था। दक्षिण के राज्यों में बीएसपी का ज्यादा प्रभाव है नहीं। केरला, कर्नाटका में बिल्कुल वोट शेयर है नहीं, थोड़ा बहुत तेलंगाना में है। 2018 में मैक्सिमम वोट शेयर इनका 2% था, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वोट शेयर पिछले इलेक्शन में तेलंगाना में भी गिर गया, 1.3% पे आ गया था। वेस्ट में केवल एक ही स्टेट है महाराष्ट्र, मैक्सिमम वोट शेयर 2004 में 4% था। पिछले इलेक्शन में 2019 का जो असेंबली पोल हुआ, वहां पे इनका वोट शेयर 1% से भी कम आ गया था। और उत्तर भारत में 3 स्टेट्स हैं जहां पे बीएसपी चुनाव लड़ती है, पंजाब, जेएंडके और हिमाचल। पंजाब में 1992 में इनका वोट शेयर 16% के ऊपर था, पिछले इलेक्शन में 1.7%, 2021 का जो हुआ था। जेएंडके में 96 में 6.4 था, पिछला इलेक्शन 2014 में इनका 1.5% रह गया था। हिमाचल में बिल्कुल गायब ही हो गई है बीएसपी, पिछले इलेक्शन 2022 में 1% से भी कम इनका वोट शेयर था, जबकि 2007 में लगभग 7.5% बीएसपी का वोट शेयर था। एक चीज और इस डेटा से बिल्कुल साफ नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि कांची राम जी का विजन बीएसपी के लिए कुछ और था, लेकिन मायावती ने आकर उसको एक यूपी बाउंड पार्टी बना दिया है। उनकी पॉलिटिक्स केवल उत्तर प्रदेश तक ही रह गई है। तो अंत में इस सब की समरी, वो 3 स्टेट्स जहां पे बीएसपी का थोड़ा बहुत वोट शेयर बचा है। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश। पिछले लोकसभा इलेक्शन में 19.26% वोट शेयर आया, 10 सीट मिली थी। वहां उत्तराखंड में 4.48% वोट शेयर आया, एक भी सीट नहीं मिली थी। मध्य प्रदेश में 25 जगह इन्होंने कंटेस्ट किया, एक भी सीट नहीं आई, 2.4% वोट शेयर आया।
तो यही थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट स्टेट्स हैं। और ये इन स्टेट्स में असेंबली चुनाव जो इनके लोकसभा के बाद हुए हैं, उसमें बीएसपी का वोट शेयर यूपी में केवल 1 सीट आई, घट गया वोट शेयर 12.8 पे आ गया। 2022 में इलेक्शन हुआ। उत्तराखंड में एक भी सीट नहीं आई, वोट शेयर लगभग वही रहा 4.8। 2022 में इलेक्शन हुआ। और मध्य प्रदेश में थोड़ा सा वोट शेयर बढ़ा 3.8 2023 के असेंबली इलेक्शन में। यूपी के लिए ये स्लाइड थोड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछला इलेक्शन लोकसभा का बीएसपी ने एसपी के साथ मिलकर लड़ा था, इस वजह से उनको 10 सीट आई, वोट शेयर भी 19% उनका आ गया था। लेकिन जब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा असेंबली का, तब उनका वोट शेयर घट गया, केवल 12.8% वोट शेयर रह गया था। तो अगर वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ती हैं तो उनका ये वोट शेयर घट जाएगा। मान लीजिए कि इस बार अगर वो लड़े हों, उनका वोट शेयर 10-12% हो गया, तो कितनी सीट उनको मिलेंगी वो ही जाने, लेकिन 10 से तो बहुत कम हो जाएंगी। तो डेटा देखें तो मायावती को अकेले चुनाव लड़ना कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो बीजेपी के साथ मिलकर या एनडीए के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। तो बचा इंडिया अलायंस। उनकी ये मजबूरी है कि वो इंडिया अलायंस के साथ आ जाएं और इंडिया अलायंस के साथ ही चुनाव लड़ें। उनको पिछली बार की तरह शायद सफलता मिल जाएगी। और यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी लिस्ट जारी नहीं की है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।